भगवान की दुआ से इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता लगा है। हमें उनके हैसियत के अनुसार ही चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे खाने के आइटम और बढ़ाने होंगे, सामान, गहने और भी बहुत कुछ। सुनिए जी, पहले ही हम बहुत बड़े घर से रिश्ता जोड़ चुके हैं। हमें अपनी औकात से बढ़कर चीज नहीं करनी चाहिए। एक बार लड़के वालों से बात कर लेते हैं। लड़के वाले काफी अच्छे हैं, उन्होंने दहेज भी नहीं मांगा। लड़का भी काफी अच्छा है, वो हमारी परेशानी जरूर समझेंगे। एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। भाभी, इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है, तुमने माना कि वो दहेज नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुम्हारी सारी बात मान लेंगे। बाराती का स्वागत तो उन्हें अच्छे से ही चाहिए होगा, और वो भी चाहेंगे कि बहू सोने से लदी हुई आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दामाद से या लड़के वालों से बात कर लोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अरे दामाद दामाद होता है, वो कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा अपनी नंद की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और एक रात विनोद फैक्ट्री से घर आता है। आशा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। मैंने तुम्हें बताया था ना अनिल की बेटी की शादी के बारे में। उसका दामाद काफी अच्छा है। कुछ टाइम पहले अनिल का एक्सीडेंट हो गया था, जानती हो, सारा खर्चा उसके दामाद ने उठाया है। ये बात तो बहुत अच्छी है जी, काश कि हमारा दामाद भी ऐसा ही हो। वैसे भी हमारा बेटा तो है नहीं, पर हम अपने दामाद को ही बेटे की तरह चाहेंगे। माँ, आकाश जी जो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके ही पता चला। विनोद की बातों से आशा को अपने दामाद से उम्मीद होने लगती है। और अगले दिन जब आशा अपनी बेटी काजल के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है तो अपनी पड़ोसियों के सामने अपने दामाद की तारीफ करती है। बहन, मेरी बेटी का रिश्ता भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह लगा है। लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा, पर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अपनी बेटी को सब कुछ दे। हाँ बहन, क्यों नहीं। अब हैसियत से बाहर निकलकर बेटी का रिश्ता किया है तो चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर किसी चीज में कसर मत छोड़ना और अपने दिमाग में ये गलतफहमी बाहर निकाल देना कि दामाद कभी बेटा भी बन सकता है। हाँ बहन, वरना जानती हो ना सरला बहन की क्या हालत है। पहले लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा और शादी के बाद बेचारी को परेशान कर दिया। अपने पड़ोसी की बातें सुनकर आशा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका दामाद भी सरला के दामाद की तरह न निकल जाए। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उनके घर विकास आता है। उसने ये रिश्ता लगाया था। अच्छा हुआ विकास भाई साहब जो आप आ गए। हमने वैसे बैंकेट बुक कर दिया है, बारातियों के स्वागत की सारी अरेंजमेंट कर ली है, सोना भी 2 तोला बनवा लिया है, पर हम शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे पाएंगे। आप एक बार लड़के वालों से पूछ ले कि इन सब से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विनोद भाई साहब, लड़के वाले इतने अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं मांगा तो आप लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर रखकर इतनी सारी अरेंजमेंट क्यों की? आप तो जानते हैं ना लड़के वाले कितने अमीर हैं। हमने उनको शगुन में 1000 रुपए और एक साड़ी देने का भी बंदोबस्त कर लिया है। विनोद और आशा का डर देख विकास सब समझ जाता है और सारी बात लड़के वालों को बताता है। अगले ही दिन आकाश अपनी माँ सुमित्रा के साथ आता है। माँ, पापा, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते जो इतना सब कुछ कर रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ विकास अंकल ने हमें सब बता दिया। हाँ आशा बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से पहले ही हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस एक संस्कारी बहू चाहिए, बिल्कुल काजल बिटिया की तरह। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। लड़के वालों की बात सुनकर उनके सिर से एक बोझ हटता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द काजल की शादी हो जाती है। भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। जरूर करिश्मा। बहू, अब तुम आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है और परसों तुम्हें अपने पगफेरे की रस्म के लिए भी जाना है। अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां सब उसकी तारीफ करते हैं। और अगले दिन आकाश काजल के साथ अपने ससुराल जाता है। माँ, पापा, कोमल, रूपा, पूजा, कैसे हो आप सब? हम बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा अंदर आओ, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ।
वाह, माँ बेटा भी बोल रही है और फॉर्मेलिटी भी निभा रही है। आप क्यों कुछ लाएंगी मेरे लिए? मैं खुद रसोई में जाता हूँ और आप सबके लिए मंचूरियन बनाता हूँ। जीजू, आप खाना बनाओगे? क्यों, मैं नहीं बना सकता? बेटा, तुम दामाद हो और दामाद से कैसे? माँ रहने दो, ये नहीं मानने वाले। आकाश किसी की नहीं सुनता और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाता है। आखिर आपके दामाद का खुद का केटरिंग का बिजनेस है, तो मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आकाश का ऐसा बर्ताव देखकर सबको काफी अच्छा लगता है और 2 दिन आकाश अपने ससुराल में रुक उनके साथ काफी एंजॉय करता है और काजल अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। काजल के जाते ही आशा की पड़ोसन आती है। क्या बात है बहन, तुम तो काफी खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, जब दामाद बेटा जैसा मिल जाए तो खुशी तो होगी ही ना। मेरा खुद का बेटा तो नहीं है, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से कम नहीं है। आशा बहन, तुम सच में कितनी भोली हो। ये सब बस शुरुआत में होता है, बाद में देखना कैसे तुम्हारा दामाद असली रंग दिखाता है अपने। तुम कुछ भी कर लो, पर दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा की पड़ोसन आशा को भड़काकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन। बहू, क्या हुआ? तुम 1-2 दिन से इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ? आपको अपने घर की याद आ रही है? वो दरअसल माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मन बहुत घबरा रहा है। क्या माँ बीमार है और तुमने हमें बताया भी नहीं? इस वक्त हमारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं। आकाश, तुम आज ही बहू को उसके मायके ले जाओ। अब बिना कोई देरी करे आकाश काजल को उसके मायके ले जाता है और साथ में अपनी सास के लिए कुछ फल, नारियल पानी आदि भी ले जाता है। अरे काजल बेटा, दामाद जी, आप ये सब क्या है? पापा, हम माँ से मिलने आए हैं। माँ कैसी है? और पापा, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर आकाश अपनी सास के लिए कुछ फल काटता है और खुद रसोई में जाकर अपनी सास के लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाता है। माँ, ये खिचड़ी खा लो, फिर हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका टेस्ट करवाएंगे। अब आकाश तब तक वहां रहता है। वो खुद अपनी सास का ख्याल रखता है, उसके लिए खाना बनाता है और अपने पैसे से इलाज भी करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा, ऐसे ही आते रहना। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे सर्वगुण बेटा जैसा दामाद मिला। माँ, कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। इतना बोलकर काजल आकाश के साथ अपने मायके जाती है। समय गुजरता है और एक दिन कोमल के दिन भी अच्छे घर से रिश्ता आता है और इसी बीच कर्ज वाले विनोद को परेशान करते हैं और अपने पिता को परेशान देख कोमल परेशान हो जाती है और फोन करके सारी बात अपनी बहन को बताती है। दीदी, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी के लिए पापा ने सबसे छुपाकर घर गिरवी रखा था और अब कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं घर आकर, और पापा को अब मेरी शादी की भी चिंता हो रही है। कोमल से बात कर काजल सारी बात आकाश को बताती है और आकाश बिना देर किए और किसी को कुछ बताए काजल को लेकर अपने ससुराल आ जाता है। पापा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब हो गया, क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं? बस अब बहुत हुआ, कोमल की शादी की जिम्मेदारी मेरी है और घर का कर्जा भी मैं ही चुकाऊंगा। इस तरह आकाश अपने गरीब ससुराल का सहारा बनता है तो वहीं सुमित्रा की पड़ोसी घर जाकर सुमित्रा के कान भरती है। यही नतीजा होता है नई नवेली बहू को छूट देने का। तुमने अपने बेटे बहू को इतना सर पर चढ़ा लिया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को जोरू का गुलाम बना लिया। अरे जब देखो तब ससुराल में ही पड़ा रहता है। सोच समझ कर बोलो, किसी काम से गया है मेरा बेटा? अरे हर हफ्ते ऐसा भी क्या काम कि ससुराल पहुंच जाए। देख लेना, बहुत जल्द खबर आएगी कि बेटा घर जमाई बन गया। इतना बोलकर सुमित्रा की पड़ोसन वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और अब रिश्तेदार सुमित्रा से सवाल करते हैं। अरे सुमित्रा, तू पागल हो गई है? 15 दिन हो गए हैं भला, इतने दिन कौन ससुराल में बैठता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बेटा घर जमाई बन गया? मैं तो कहती हूँ बहू के घर जाकर पकड़ कर ला अपने बहू बेटे को। सुमित्रा लोगों की बातों में आ जाती है और काजल के साथ अपने बहू के मायके जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसका बेटा कर्जदारों को ऑनलाइन उनके पैसे दे रहा है और कोमल का रोका हो रहा है। अरे माँ, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं।
आप कहती थी ना दामाद को भी बेटा बन के रहना चाहिए। देखो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। मैंने कोमल का रोका करवा दिया। बहुत जल्दी उसकी शादी की डेट भी निकल आएगी और पापा का सारा कर्जा भी चुका दिया है। हम लोग भी बस यहाँ से निकलने वाले थे। अच्छा हुआ जो आप आ गई। अब साथ में चलेंगे। बहन, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसा दामाद पाकर। आज मैं गर्व से सीना ठोक कर सभी को बताऊंगी कि मेरा दामाद दामाद नहीं, बेटा है। खुशी में आकर आशा बाहर जाती है और गली की कुछ औरतों को जमा कर उनसे कहती है, तुम लोग कहते थे ना कि दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए इतना ना करता जितना मेरे दामाद ने किया है। सच में आशा, तुम्हारा दामाद तो लाखों में एक है। आशा के घर आकर सुमित्रा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और उसको भी अपने परवरिश पर नाज होता है। जिसके बाद आकाश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर जाता है और बहुत जल्द कोमल की शादी में वापस आता है और बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी निभाता है। अरे मम्मी, कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। ओफो, फोन करना पड़ेगा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अभी के अभी फटाफट मेरे कमरे में आओ, जल्दी से। सुषमा घबराती हुई हड़बड़ाहट में अपनी बेटी के कमरे में आती है। क्या हुआ वैभवी, क्या हुआ बताओ। मम्मी, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल कर दे दो। सुषमा गुस्से से दांतों को पीसती हुई, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अच्छा खासा हॉल में बैठी हुई थी, तूने फोन करके ऐसे बुलाया, मैं डर गई। और तूने मुझे यहाँ फ्रिज से पानी निकालने के लिए बुलाया है, जो फ्रिज तेरे कमरे में ही 4 कदम की दूरी पर रखा हुआ है। अरे मम्मी, अब पानी दे दो ना, कितना सुनाओगी। कर ले बेटा, कर ले, जितनी फरमाइश करनी है ना अपनी माँ के आगे कर ले। तेरी सारी फुटानी ससुराल जाकर ही बाहर निकलेगी और अगर ऐसा वैसा ससुराल मिल गया ना तो इस ऐशो आराम के लिए तरस जाएगी। तब की तब देखेंगे। दोनों ही माँ बेटी की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही होती है कि तभी वहां पर वैभवी के पिता धर्मेंद्र आते हैं। धर्मेंद्र के माथे पर शिकंज देखकर सुषमा कहती है, क्या हुआ धर्मेंद्र जी, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? सुषमा, आज काम पर से घर लौटते वक्त सुरेंद्र मिला था। बहुत परेशान था और अपने बेटे के लिए लड़की भी ढूंढ रहा था। और तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ देवकी सुरेंद्र की माँ से ये वादा करके गई थी कि वो हमारी बेटी की शादी उनके बेटे विकास से ही करवाएंगी। उनके पूर्वजों ने हमारे परिवार वालों की बहुत मदद की है, तो मैं सोच रहा था कि वैभव की शादी उनके बेटे विकास से करवा दूं। ये सभी बातें तो मैं भी सोच रही थी। माँ का किया हुआ वो वादा पूरा करने का समय आ गया है, पर पता नहीं हमारी वैभवी अभी उस माहौल में रह पाएगी या नहीं। अपनी मम्मी पापा को ऐसे परेशान होता देख वैभवी कहती है, मम्मी पापा परेशान मत होइए, अगर उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है तो मैं आपका सर नीचा नहीं होने दूंगी। मैं उस परिवार की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। अब पूरी विधि विधान के साथ धर्मेंद्र अपनी बेटी वैभवी की शादी विकास से करवा देता है। वैभवी शादी कर गांव आ रही होती है, जहां उसे ढेर सारे रास्ते में गाय, भैंस, बैल, बकरी और कार के अंदर से गोबर की बदबू आ रही होती है। ईऊ, कितनी गंदी बदबू आ रही है पिंडों से। गोबर की गाय भैंस खुलेआम सुसु पोटी कर रहे हैं। छी, कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर। वैभवी जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। देखते ही देखते वैभवी शहर से अपने ससुराल गांव पहुंच जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, फ्रिज का ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पिलाइए ना। क्या कहा? फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी? माफ करना वैभवी, पर हमारे यहाँ फ्रिज नहीं, हैंडपंप है, हैंडपंप। उसी का पानी बहुत ठंडा होता है, फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या इतनी गर्मी में फ्रिज नहीं है? अच्छा ठीक है, फ्रिज तो नहीं है बहू, तुम अंदर बैठो जब तक तुम्हारी जेठानी हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी तुम्हारे लिए लेकर आती है। खुशबू ग्लास में हैंडपंप चलाकर ठंडा ठंडा पानी लेकर अपनी देवरानी वैभवी को देती है। वैभवी पानी पीती है और उसके बाद आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह वैभवी खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। अरे, यहाँ सब कुछ है पर कहीं दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा। मैं खाने में पानी का इस्तेमाल कैसे करूंगी? वैभवी दुविधा में खड़ी होती है कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। क्या हुआ वैभवी, परेशान लग रही हो? वो दीदी, पहली रसोई का खाना बनाना था पर पानी नहीं है। वैभवी, ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ रसोई में कोई नल नहीं होता, घर के बाहर हैंडपंप होता है और हमारे भी घर के बाहर एक हैंडपंप है जिसमें से पानी लाकर तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना बनाना होगा। ठीक है दीदी। वैभवी चूल्हे के पास से बाल्टी को उठाती है और घर के बाहर लगे हैंडपंप के पास आती है। वैभवी ने आज से पहले कभी हैंडपंप चलाया ही नहीं था, इसलिए बहुत देर तक हैंडपंप को चलाने के बाद वो एक बाल्टी पानी भर पाती है, जिसे लेकर वह रसोई में आती है। हे भगवान, क्या आफत है, इस गर्मी में हैंडपंप को चला चला कर मेरी तो हालत खराब हो गई।
उफ, अब फटाफट पहली रसोई का खाना बना देती हूँ। वैभवी अपनी पहली रसोई का खाना सबको सर्व करती है। सभी खाने को खाकर वैभवी के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, खाना तो बड़ा ही लाजवाब बना है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं खुशबू वैभवी से कहती है, सुनो वैभवी, सभी लोगों ने खाना खा लिया, ये जूठे बर्तन सूख रहे हैं, एक काम करो, जाओ हैंडपंप चलाकर इन सभी जूठे बर्तनों को लगे हाथ धो लो। वैभवी सारे जूठे बर्तनों को लेकर हैंडपंप के पास जाती है, जहां कड़ाके की धूप हैंडपंप के ऊपर पड़ रही होती है। हैंडपंप पूरा गर्म हो चुका होता है। वैभवी जैसे ही हैंडपंप को चलाती है उसके हाथ जल जाते हैं। मेरे हाथ, उफ, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हैंडपंप भी आग की तरह गर्म हो रहा है। जैसे तैसे बाल्टी को भरकर मुझे ये जूठे बर्तन धोने होंगे। अब कड़ी गर्मी में वैभवी हैंडपंप जलाकर सभी जूठे बर्तन धोकर घर के अंदर लाती है। इसी तरह वैभवी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन फिर वैभवी हैंडपंप से पानी चलाकर लाती है और घर के सभी कामों को निपटाती है। तभी खुशबू कहती है, अरे वैभवी, तुमने तो बड़ी जल्दी सारा काम निपटा लिया। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, कई दिनों से घर में गंदे कपड़ों का ना बहुत ढेर पड़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो घर धोबी घाट में बदल जाएगा, इसलिए जाओ इन कपड़ों को हैंडपंप चलाकर धो लो। जी ठीक है, मैं अभी धो देती हूँ। मेरी ही मौज है, जब से आई है तब से सारा हैंडपंप का काम यही संभाल रही है। वैभवी सारे गंदे कपड़ों को उठाकर हैंडपंप के पास लेकर आती है। हैंडपंप चलाकर वो बाल्टी में पानी भरती है और सारे गंदे कपड़ों को धोने लगती है। कपड़े धोते धोते वैभवी पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, अपने पीहर में मैं एक गिलास उठाकर पानी तक नहीं पीती थी और यहाँ तो पूरे परिवार के गंदे कपड़े, गंदे बर्तन तक धोने पड़ रहे, वो भी इस हैंडपंप को चलाकर। वैसे ही समय गुजरता है। देखते ही देखते वैभवी की शादी का 1 साल कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वैभवी पेट से होती है। वैभवी का 3रा महीना होता है तो वो ये बात अपनी जेठानी से कहती है, दीदी मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ वैभवी, बोलो ना, क्या बात थी? दीदी वो बात ये थी कि अभी कुछ समय तक ये हैंडपंप चलाकर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वो मैं पेट से हूं ना और मेरा 3रा महीना चल रहा है तो पेट पर जोर पड़ता है अगर हैंडपंप को कसकर चलाती हूँ तो। अरे तो क्या हो गया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है वैभवी। और अब तुम्हारे चक्कर में ये हैंडपंप उखाड़कर इलेक्ट्रॉनिक नल का या मोटर थोड़ी ना लगाएंगे, और वैसे भी इतने पैसे नहीं है हम लोगों के पास, तो देखो हैंडपंप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। वैभवी बड़े उम्मीद के साथ अपनी जेठानी से अपनी प्रेगनेंसी की बात कहती है, लेकिन काम का बोझ खुशबू के सर पर ना पड़ जाए इसलिए खुशबू वैभवी से अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से चली जाती है। अब वैभवी पेट से होने के बाद भी कड़ी धूप में, सड़ी गर्मी में सबके लिए हैंडपंप से पानी भरकर लाती है और सबके लिए खाना बनाती है। सभी के जूठे बर्तन तो गंदे कपड़ों को धोती है। इसी बीच घर में वैभवी की दादी सास सुदामा भी आ जाती है। वैभवी दादी सास को खाना परोस कर खिलाती है। अरे वाह, क्या बात है पोता बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये 201 रुपए नेक रख अपनी दादी सास की तरफ से। सुदामा के हाथ से वैभवी पैसों को ले ही रही होती है कि तभी माथा घूमने लगता है। उसे बेचैनी होती है और वो भागते हुए हैंडपंप के पास आती है, जहां वह तेज तेज उल्टियां करने लगती है। बबीता, सुदामा, खुशबू बाहर आते हैं। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, तबीयत तो ठीक। हाँ माँ जी, तबीयत तो ठीक थी वैभवी की, शायद गर्मी से मन बेचैन हो गया होगा। अपनी जेठानी की बात सुनकर वैभवी किसी को कुछ बता ही नहीं पाती कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन वैभवी गर्मी में परेशान होकर हैंडपंप चलाकर सभी गंदे कपड़ों को धो रही होती है और जैसे ही कपड़ों की भारी बाल्टी वैभवी उठाती है, वैभवी पेट के बल हैंडपंप के पास ही गिर जाती है। सभी लोग भागते हुए वैभवी के पास आते हैं। मेरा पेट। सभी लोग एम्बुलेंस में वैभवी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वैभवी जी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और क्या आप लोग हैंडपंप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वैभवी जी के पेट में खिंचाव देखा है अल्ट्रासाउंड के दौरान। इंटरनली इंजरी भी हो सकती है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बच्चा और माँ दोनों खतरे से बाहर है। क्या मेरी वैभवी पेट से है? पर मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। बहू तो पेट से है, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, मैंने खुशबू दीदी को बताया था कि मैं पेट से हूँ और मैं ये हैंडपंप चलाकर अब और काम नहीं कर पाऊंगी। शर्म करो खुशबू, वैभवी तुमसे छोटी है, उसने अपना मानकर तुम्हें ये बात सबसे पहले बताई, लेकिन फिर भी तुमने इस बात को छुपा कर रखा ताकि तुम वैभवी से काम करवा सको। बाप रे, कैसा कलयुग आ गया है। आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन बना पड़ा है। अरे आज तेरी नीच हरकत की वजह से वैभवी के बच्चे को नुकसान हो जाता तो। सबकी बातें सुनकर अब खुशबू को भी अपनी इस घिनौनी हरकत से शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वैभवी से माफी मांगते हुए कहती है, वैभवी, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो।
कोई बात नहीं दीदी, मेरी नजर में अभी भी आपके लिए वही सम्मान है जो पहले था। वैभवी खुशबू को माफ कर देती है। फिर डिस्चार्ज होकर वैभवी को घर लाया जाता है। इस दौरान बबीता अपने घर से हैंडपंप को हटाकर अपनी जमा पूंजी से घर में मोटर द्वारा पानी का निकास करवाती है और घर में नलके लगवाती है। इसके बाद वैभवी और खुशबू को दोबारा कभी हैंडपंप नहीं चलाना पड़ता।